तो आज हम पढ़ेंगे एक्वाकल्चर सेक्टर के जितने भी करंट अफेयर पिछले साल के। पार्लियामेंट ने क्या किया है, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे न्यूज़ है कि पार्लियामेंट ने इनेक्ट किया है क्या, कोस्टल एक्वाकल्चर अथॉरिटी अमेंडमेंट एक्ट 2023 का। देखिए एक्ट क्या करता है, अमेंड करता है बहुत सारे प्रोविजंस किसके, कोस्टल एक्वाकल्चर अथॉरिटी एक्ट 2005 और डीक्रिमिनलाइज करता है ऑफेंसेस अंडर इट। इंडिया का जो फिशरीज सेक्टर है, फर्स्ट है किसमें, इनलैंड कैप्चर फिश प्रोडक्शन, सेकंड है किसमें, एक्वाकल्चर फिश प्रोडक्शन में, और थर्ड किसमें, ओवरऑल फिश प्रोडक्शन में, फोर्थ किसमें है, एक्सपोर्ट में। एक्सपोर्ट किसका, फिश और फिशरीज प्रोडक्ट्स का। सो दिस 2005 का जो एक्ट है एस्टेब्लिश्ड द कोस्टल एक्वाकल्चर अथॉरिटी टू रेगुलेट कोस्टल एक्वाकल्चर. It aims at promoting ease of doing business and fine-tuning the operation procedures of the Coastal Aquaculture Authority. एक्वाकल्चर की अगर हम बात करें, ये फार्मिंग है फिश का, सीवीड का और दूसरे एक्वेटिक स्पेशीज का। सबमर्ज केजेस, नेट पेन्स, सबमर्ज केजेस जो हैं और नेट पेन्स जो हैं वो उनका क्या यूज़ है, उनको हम यूज़ करते हैं टू फॉर्म फिन फिश इन द ओशन। जैसे फिन फिश होते हैं, अगर हम उनको फॉर्म करना है हमें। अब जैसे कि लाइन है, लाइन जो है दे आर यूज टू फार्म सीवीड, जो सीवीड होते हैं उनको उनकी फार्मिंग के लिए यूज होते हैं। एंड बाइवॉल्व्स लाइक जैसे मसल्स इन द ओशन। बॉटम कल्चर की अगर हम बात करें तो बॉटम कल्चर जैसे कि लाइन्स है, ट्रेज है, बैग्स है, वो यूज़ होते हैं सीवीड्स को फार्म करने के लिए, बाइवॉल्व्स को, जैसे कि ऑयस्टर है शैलो कोस्टल एरियाज में। पोन्स और टैंक की बात करें तो ये यूज़ होते हैं फिन फिश को फॉर्म करने के लिए, श्रिम्प को लैंड पे या फिर कोस्टल या फिर फ्रेश वाटर एरियाज में। अब जैसे कि ये एक्ट आया था तो इसके जो प्रोविजंस है एक्ट के वो हम देख लेते हैं। कोस्टल एक्वाकल्चर एक्ट डिफाइन करता है कोस्टल एक्वाकल्चर का एज द रियरिंग एंड कल्टीवेशन ऑफ एनी लाइफ स्टेजेस ऑफ फिश, इंक्लूडिंग जैसे क्रस्टेशन है, आपके मलस्क है, फिन फिश है, सीवीड है, या कोई भी दूसरा एक्वेटिक लाइफ अंडर कंट्रोल्ड कंडीशन, आइदर इंडोर या फिर आउटडोर इन सलाइन और ब्रैकिश वाटर इन कोस्टल एरियाज। इंक्लूड करता है एक्टिविटी जैसे कि ब्रूड स्टॉक का प्रोडक्शन, सीड का प्रोडक्शन, ग्रो आउट, बट डज नॉट इंक्लूड फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर। स्कोप क्या है भाई, स्कोप तो ये है कि एक्सपेंड करता है स्कोप किसका, CAA एक्ट का, बियॉन्ड कोस्टल एक्वाकल्चर फार्म टू कवर ऑल द वर्टिकल्स एंड एक्टिविटीज ऑफ कोस्टल एक्वाकल्चर्स एक्टिविटीज। ये एक्ट क्या करता है, इसके तहत एक्ट एक भी चीज करता है ताकि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो सके। रेगुलेशन किसका, एलीट कोस्टल एक्वाकल्चर एक्टिविटीज़ का एक्ट प्रोहिबिट करता है जो भी कोस्टल एक्वाकल्चर एक्टिविटीज़ होती हैं जो आपके इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरियाज़ है, ताकि वहाँ पे ये एक्टिविटी ना हो, नो डेवलपमेंट जोन्स हो और विद इन कोस्टल रेगुलेशन जोन्स हो। ऑल्दो कुछ अलीड एक्टिविटीज़ जैसे कि सीवीड कल्चर है, न्यूक्लियस ब्रीडिंग सेंटर्स है, हैव एग्जेम्पशंस फ्रॉम दीज रेगुलेशंस। चेंजेस टू कोस्टल एक्वाकल्चर अथॉरिटी। कंपोजिशन क्या है सीए का, एक्ट एड्स अप रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग एज अ मेंबर। इंक्रीज स्कोप, एक्ट एनहांस करता है स्कोप किसका, रेगुलेशन का, बाय रिक्वायरिंग एनी फैसिलिटी दैट इज इंगेज इन कोस्टल एक्वाकल्चर और एनी एलीड एक्टिविटी टू बी रेगुलेटेड एज अ कोस्टल एक्वाकल्चर यूनिट। एक्सपेंडेड फंक्शन क्या है, एक्ट एड्स करता है कि जो अथॉरिटी है शेल रेगुलेट कोस्टल एक्वाकल्चर इनपुट्स, मॉनिटर एक्वाकल्चर यूनिट्स और ये इन्वायरमेंटल स्टैंडर्ड को क्या कर सके, फिक्स कर सके। ओके। डीक्रिमिनलाइजेशन एक्ट क्या करता है, रिमूव करता है इम्प्रिजनमेंट प्रोविजन ऑफ द एक्ट फॉर इट्स कॉन्ट्रवेंशन, और ये रिप्लेस करता है उसको सूटेबल मॉनिटरी और दूसरी पेनल्टीज के साथ। ऑल राइट। एडजुडिकेशन एंड अपील, इस एक्ट के तहत क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑथोराइज कर सकती है किसी भी ऑफिसर को ऑफ एटलीस्ट अंडर सेक्रेटरी लेवल, ताकि वो जो पेनल्टीज है उसको क्या करे, एडजुकेट करे। इनलैंड फिशरीज, इंडिया ने रिसेंटली ओवरटेक किया है चाइना को टू बिकम द लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर ऑफ इनलैंड कैप्चर एंड वाटर फिशरीज। देयरबाय ये इमर्ज हो रहा है एज वन ऑफ द टॉप 3 फिश प्रोड्यूसिंग कंट्रीज इन द वर्ल्ड। मतलब अगर हम बात करें तो इंडिया जो है टॉप 3 जो फिश प्रोड्यूसिंग कंट्रीज है
अगर हम बात करें इनलैंड फिशरीज की, तो इसका मतलब है जैसे हार्वेस्ट होना, मैनेजमेंट होना, कंजर्वेशन होना फिशेस का। जनरली फ्रेश वाटर बॉडीज में जो फिशेस हैं आपकी, जैसे रिवर है, लेक है, रिजर्वोयर्स है, पॉन्ड्स है, एटसेट्रा। ऑल सो इसके जो मेथड है मेनली इट इज़ डन बाय टू मेथड। जैसे कि कैप्चर फिशरीज है, इसमें क्या होता है, फिश को डायरेक्टली लेक से ऑब्टेन किया जाता है, रिवर से भी ऑब्टेन कर सकते हैं, पॉन्ड से भी ऑब्टेन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फिशिंग गियर्स और नेट एटसेट्रा। ऑल राइट, ओके। सो कैप्चर कल्चर फिशरीज रेज करते हैं और हार्वेस्ट करते फिश को एक कंट्रोल इन्वायरमेंट होता है जहाँ पे ब्रीडिंग के टूल्स भी होते हैं, या फिर जो मैनेजमेंट है जो फीड कराता है उनको। इनलैंड फिशरीज का ट्रेंड जो है वो इंक्रीज हो रहा है 2000 ऑनवर्ड्स। इनलैंड फिश प्रोडक्शन जो है स्टार्टेड सीइंग अ पीक इन इंडिया। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इनलैंड प्रोडक्शन जो है वो मरीन प्रोडक्शन से ज़्यादा यहाँ पे उसका जो ट्रेंड है वो इंक्रीज हो रहा है। इनलैंड का जो फिश प्रोडक्शन है लास्ट अगर हम 9 ईयर्स की बात करें तो डबल हो चुका है। अब ये जो फिश प्रोडक्शन जो इंडिया प्रोड्यूस करते हैं वो 131 लाख टन है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं टाइप्स किसका, इनलैंड फिशरीज का। टैंक्स और पॉन्ड्स, कल्चर बेस्ड फिशरीज इज प्रिडोमिनेंट। जैसे कि आपके पॉन्ड्स है, टैंक है, वहाँ पे भी आप प्रोडक्शन कर सकते हो। कोल्ड वाटर फिशरीज, यहाँ पे क्या होता है, अपॉर्चुनिटी मिलती है फॉर प्रमोशन ऑफ ओमेगा पैक्ड ट्राउट्स इन हिमालयन स्टेट्स। तो कुछ ऐसी फिशेस जिनमें जो ओमेगा का जो है, जो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स है, जिसको फिश ऑयल भी बोलते हैं, उसका प्रोडक्शन यहाँ पे कंटेंट ज़्यादा होता है। केज कल्चर इन रिजर्वोयर्स, यहाँ पे क्या करते हैं, प्रमोट करते हैं कल्चर बेस्ड फिशरीज। स्मॉल और मीडियम रिजर्वोयर्स होते हैं यहाँ पे। ब्रैकिश और सेलीन एक्वाकल्चर, मेनली फॉर श्रिम्प एक्वाकल्चर एंड ट्रांसफॉर्मिंग वेस्ट लैंड टू वेटलैंड्स। ऑर्नामेंटल फिशरीज, इंडिया के पास डाइवर्सिटी है, मोर देन 195 वेराइटीज़ है हमारे पास फिशेस की। रिवरिन फिशरीज की बात करें तो रिवर रैंचिंग कैन बी यूज फॉर कंजर्वेशन ऑफ इंडिजिनस फिशरीज रिसोर्सेज। अब आता है भाई हमारा क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर द लाइवस्टॉक सेक्टर। अब यहाँ पे हम देखते हैं डिपार्टमेंट जो है एनिमल हस्बेंड्री का, उस डिपार्टमेंट जो है एनिमल हस्बेंड्री का और डेयरिंग का, मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज में जो आता है एनिमल हस्बेंड्री और डेयरिंग ने लॉन्च किया है फर्स्ट एवर क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर द लाइवस्टॉक सेक्टर। DAHD ने एस्टेब्लिश किया है क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट जो कि 750 करोड़ रुपीस का होने वाला है, जो प्रोवाइड करेगा क्रेडिट गारंटी कवरेज अप टू 25% किसका, क्रेडिट फैसिलिटीज़ का, ताकि जो MSMEs है उनको एक्सटेंड कर सके। एम का है, इसका एम है स्ट्रेंथन करने का क्रेडिट डिलीवरी सिस्टम को और स्मूथ फ्लो जो है क्रेडिट का उसका फैसिलिटेट कर सके टू द SME इंगेज्ड इन द लाइवस्टॉक सेक्टर। सो इट विल बी अंडर द एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। अबाउट AHIDF, ये क्या है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम है जो एस्टेब्लिश हुई है अंडर द आत्मनिर्भर भारत स्टिमुलस पैकेज। ये क्या करता है, जो इन्वेस्टमेंट होता है उनको इनसेंसिटिवाइज करता है बाय इंडिविजुअल एंटरप्रेन्योर्स, प्राइवेट कंपनीज, MSMEs, फार्मर प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन और सेक्शन 8 कंपनीज, ताकि वो डेयरी प्रोसेसिंग को एस्टेब्लिश कर सके और वहाँ पे वैल्यू एडिशन कर सके इंफ्रास्ट्रक्चर का। मीट प्रोसेसिंग को क्या कर सके, एस्टेब्लिश कर सके और वैल्यू एडिशन कर सके इंफ्रास्ट्रक्चर का। एनिमल फीड प्लांट बना सके, ब्रीड इंप्रूवमेंट टेक्नोलॉजी को एस्टेब्लिश कर सके और ब्रीड मल्टीप्लिकेशन फार्म को जो है एस्टेब्लिश कर सके। सेटिंग अप ऑफ वेटरिनरी और ड्रग प्रोडक्शन फैसिलिटीज, एनिमल वेस्ट टू वेल्थ मैनेजमेंट, जिसको हम एग्री वेस्ट मैनेजमेंट भी बोलते हैं। फाइनल सपोर्ट भी दिया जाता है इस स्कीम में। तो फाइनेंशियल सपोर्ट जो है वो यहाँ पे लोन दिया जाता है अप टू 90% ऑफ द टोटल प्रोजेक्ट कोस्ट फ्रॉम एनी शेड्यूल बैंक, नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशंस, और यहाँ पे इंटरेस्ट सबवेंशन जो है वो 3% का होता है। ऑलराइट, सो यहाँ पे क्या होता है, अगर हम लाइव स्टॉक सेक्टर की बात करें तो एनिमल हस्बेंड्री जो है वो एक स्टेट सब्जेक्ट के अंदर आता है। जितने भी कानून वगैरह होते हैं वो इसमें स्टेट ही लेता है। 2020 लाइव स्टॉक सेंसस के हिसाब से टोटल लाइव स्टॉक जो है वो 4.8% इंक्रीज हो चुका है ओवर द लाइव स्टॉक सेंसस 2012। एनिमल हस्बेंड्री के टाइप इंक्लूड करते हैं जैसे डेयरी फार्मिंग, पाउल्ट्री फार्मिंग, फिश फार्मिंग, बी कीपिंग।
तो ये कैरी करता है फॉर डेयरी एनिमल्स, जैसे कि काउज आती हैं, इसमें आपकी बफेलोज आती हैं, शीप्स और गोट्स। पाउल्ट्री में आ जाते हैं कमर्शियल रियरिंग और ब्रीडिंग किसका, बर्ड्स का। फिश फार्मिंग आ जाते हैं, उसके बाद आ जाता है बी कीपिंग, जिसको हम एपीकल्चर भी बोलते हैं। ये फादर जो है व्हाइट रिवॉल्यूशन के इंडिया में, वो पद्म विभूषण उनको मिला है, उनको हम बोलते हैं डॉक्टर वर्गीस कुरियन। उन्होंने एक ऑपरेशन फ्लड लिया था ताकि इंडिया जो है वो बिगेस्ट मिल्क प्रोड्यूसिंग नेशन बन सके पूरे वर्ल्ड में। तो बेसिक एनिमल हस्बेंड्री स्टैटिस्टिक्स 2023 के हिसाब से कुछ की फाइंडिंग है जो हम देखते हैं। सर्वे आया है 2018 से 23 के बीच में, कमोडिटी मिल्क प्रोडक्शन, जिसको हम व्हाइट रिवॉल्यूशन के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पे अगर हम देखें तो मिल्क प्रोडक्शन में इंक्रीज देखी गई है, 22.81% यहाँ पे इंक्रीज हुआ है। मेजर कंट्रीब्यूटर्स उत्तर प्रदेश, उसके बाद फिर राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, गुजरात है। एग प्रोडक्शन, जैसे कि जिसको हम सिल्वर प्रोडक्शन भी बोलते हैं, वो भी इंक्रीज हुआ है, 33.31% इंक्रीज हुआ है। सबसे ज्यादा आपको आंध्र प्रदेश में मिलेगा, उसके बाद तमिलनाडु, तेलंगाना और वेस्ट बंगाल। मीट प्रोडक्शन, जिसको पिंक रिवॉल्यूशन बोलते हैं, इट इज इंक्रीज बाई, तो यहाँ पे जो है उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा मीट प्रोड्यूस करता है, उसके बाद फिर वेस्ट बंगाल आपका आ जाता है। वूल प्रोडक्शन डिक्रीज हुआ है, देखिए 16.84% से, राजस्थान फॉलोड बाई जम्मू कश्मीर। तो सबसे ज्यादा अगर हमारा जो वूल आता है वो राजस्थान में आता है, उसके बाद फिर आपका जम्मू कश्मीर है। इश्यूज क्या है इंडिया का, जो लाइफ स्टॉक सेक्टर है उसके इश्यूज के बारे में बात करते हैं। लो प्रोडक्टिविटी है, एवरेज एनुअल मिल्क की जो ईल्ड है इंडिया की कैटल की वो 1172 kg है, विच इज ओनली 50% ऑफ द ग्लोबल एवरेज। ठीक है, शॉर्टेज है, फीड का शॉर्टेज है, फॉडर का शॉर्टेज है। इंडिया के पास 2.3% जो लैंड एरिया है वर्ल्ड का, जो मेंटेन करता है नियरली 10.7% किसका, ग्लोबल लाइफ स्टॉक का। एनिमल हेल्थ, इनकी सस्केप्टिबिलिटी होती है लाइफ स्टॉक की, बहुत सारे डिजीज उनको हो जाती है, जैसे कि एग्जॉटिक डिजीजेस। सब ऑप्टिमल स्टेट सपोर्ट, लाइफ स्टॉक सेक्टर रिसीव करता है ओनली 12% किसका, पब्लिक एक्सपेंडिचर का ऑन एग्रीकल्चर और एलीट सेक्टर, अगेंस्ट 35.6 कंट्रीब्यूशन ऑफ लाइफ स्टॉक इन टोटल एग्रो जीडीपी। ओके, तो अब यहाँ पे अगर हम देखें मार्केटिंग, प्रोसेसिंग और वैल्यू एडिशन देखें, तो यहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर की जिसको हमें नीड है वो एब्सेंट है, जैसे कि डेयरी प्रोसेसिंग जो यूनिट्स होती हैं, मीट प्रोसेसिंग प्लांट्स है, कैरकेस यूटिलाइजेशन सेंटर है। लाइफ स्टॉक और इन्वायरमेंट, क्लाइमेट चेंज एंड ग्लोबल वार्मिंग may have serious implications in the form of heat stress, loss of animal habitat, vector-borne disease. Alright, नेशनल टर्मरिक बोर्ड, गवर्नमेंट जो है इंडिया की उसने नोटिफाई किया है कि हमें नेशनल टर्मरिक बोर्ड हम बनाएंगे तेलंगाना में। नेशनल टर्मरिक बोर्ड क्या होता है, ये क्या है कि जो इंक्रीज करेगा अवेयरनेस और कंजम्पशन किसका, हल्दी का, टर्मरिक का, और डेवलप करेगा नई मार्केट्स इंटरनेशनली, ताकि हम इसके एक्सपोर्ट को इंक्रीज कर सके। प्रपोज्ड बोर्ड जो है वो वर्क कर रहा है अंडर द एजेस ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंदर। इस बोर्ड के कॉम्पोजिशन के बारे में देखते हैं। इसमें एक चेयरपर्सन होंगे जिनको सेंट्रल गवर्नमेंट सेलेक्ट करेगी, सेक्रेटरी होंगे जिनको मिनिस्ट्री कॉमर्स मिनिस्ट्री जो है वो अपॉइंट करेगी, उसके अलावा 4 और मेंबर होंगे जो रिप्रेजेंट करेंगे मिनिस्ट्री किसका, कॉमर्स का, एग्रीकल्चर का, आयुष का और फार्मास्यूटिकल्स का। मेंबर होते हैं इसमें नेशनल, स्टेट्स, इंस्टीट्यूशन से होंगे। इन रिसर्च रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ टर्मरिक फार्मर्स एंड एक्सपोर्टर्स अमंग अदर्स। इस बोर्ड के ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या एम है, इनको डिमांड क्रिएट करना है डोमेस्टिक मार्केट में भी, इंटरनेशनल मार्केट में भी। ये प्रमोट करेंगे नई प्रोडक्ट्स को और उसका वैल्यू एडिशन करेंगे, क्रिएट करेंगे, इंप्रूव करेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर को, लॉजिस्टिक को फॉर एक्सपोर्ट ऑफ टर्मरिक एंड टर्मरिक प्रोडक्ट्स, इंश्योर करेंगे क्वालिटी और सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को। ठीक है, ताकि जो सप्लाई चेन है टर्मरिक की वो इंक्रीज हो सके। डॉक्यूमेंट द ट्रेडिशनल नॉलेज रिलेटेड टू यूज ऑफ टर्मरिक एंड इट्स एप्लीकेशन। एनकरेज करेंगे स्टडीज, क्लिनिकल ट्रायल्स एंड रिसर्च, इसमें मेडिसिनल, हेल्थ और वेलनेस एनहांसिंग प्रॉपर्टीज में टर्मरिक की। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, देखिए नेशनल बैंक जो है फॉर एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट ने सक्सेसफुली रेज किए हैं 1041 करोड़ थ्रू इट्स 5-year सोशल इम्पैक्ट बोन। तो अब इसमें क्या है कि भाई
नेशनल बैंक जो है फॉर एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट जो है इसका क्या इम्पैक्ट होगा, सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड। एसबीआई जो है एक इनोवेटिव फाइनेंसिंग जो है, इनोवेटिव फाइनेंसिंग क्या है, मैकेनिज्म है जिसपे गवर्नमेंट एंटर होती है एग्रीमेंट्स में सोशल सर्विस प्रोवाइडर्स के, जैसे कि एनजीओ और इन्वेस्टर्स जो पे करेंगे डिलीवरी किसका, प्री डिफाइंड सोशल आउटकम्स का। पिंपरी चिंचवद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन महाराष्ट्र पुणे डिस्ट्रिक्ट्स में साइन किया है इसने एक मेमोरेंडम किसका, अंडरस्टैंडिंग का विद द यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम इन इंडिया, ताकि ये फर्स्ट सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड को क्रिएट कर सके। नबर्ड की बात करें तो ये एग्जिस्टेंस में आया था जब बी शिवारमन कमेटी जो थी 1982 में, उन्होंने रिकमेंडेशंस दिया था बाय द नबर्ड एक्ट 1981 बाय ट्रांसफरिंग। ओके, तो इसमें क्या होता है कि ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आता है, ऑनरशिप जो है इसकी पूरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर है। विजन क्या है, डेवलपमेंट बैंक इसका नेशन का फॉर, ताकि जो रूरल प्रोस्पेरिटी है उसको फोस्टर कर सके। मिशन क्या है, इनको प्रमोट करना है सस्टेनेबल और इक्विटेबल एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट थ्रू पार्टिसिपेटिव फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंटरवेंशन। फंक्शंस देख लेते हैं भाई नबर्ड के। क्रेडिट रिलेटेड फंक्शंस है, प्रोवाइड करता है रीफाइनेंस किसको, लैंडिंग इंस्टीट्यूशन को रूरल एरियाज में बेसिकली क्रेडिट फैसिलिटीज को अवेलेबल करता है, फैसिलिटेट करता है क्रेडिट फ्लो ताकि जो प्रमोशन हो सके, डेवलपमेंट हो सके एग्रीकल्चर का, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का, कॉटेज का और विलेज इंडस्ट्रीज का, हैंडीक्राफ्ट्स का और दूसरे जो रूरल क्राफ्ट्स है उनका। नॉन क्रेडिट रिलेटेड फंक्शंस भी है इसके, सपोर्ट करता है फाइनेंशियल इंक्लूजन एफर्ट्स किसका, रीजनल रूरल बैंक का और कोऑपरेटिव बैंक का। लोन टू कोऑपरेटिव फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, प्राइमरीली एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज या फिर सिमिलर इंस्टीट्यूशन, थ्रस्ट ऑन द प्रमोशन ऑफ लाइवलीहुड्स अपॉर्चुनिटीज एंड माइक्रो एंटरप्राइजेस, सपोर्ट रिसर्च और डेवलपमेंट, रूरल इनोवेशंस एटसेट्रा। कुछ इनिशिएटिव जो है वो भी लिए गए हैं नबर्ड से। प्रमोशन और डेवलपमेंट अराउंड ₹5 लाख करोड़ जो है वो सैंक्शन हुआ है अंडर द कंट्रीज रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। ठीक है, जो वाटरशेड डेवलपमेंट फंड और ट्राइबल डेवलपमेंट फंड दो इंपॉर्टेंट लाइवलीहुड इंटरवेंशंस है। वादी मॉडल जो है एक वाइटल लाइवलीहुड इंटरवेंशन बना है किसके लिए, ट्राइबल पॉपुलेशन के लिए। रीफाइनेंसिंग लास्ट 42 ईयर्स में नबर्ड ने रीफाइनेंस किया है ₹20 लाख करोड़ रूरल इकोनॉमी में। रीफाइनेंसिंग जो है इज टेकिंग अ न्यूअर लोन टू पे ऑफ एग्जिस्टिंग डेट, स्ट्रेंथनिंग रूरल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। नबर्ड सुपरवाइज करती है रूरल कोऑपरेटिव बैंक्स को और रीजनल रूरल बैंक को। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च क्यों है न्यूज में, देखिए इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च जो है और कंसल्टेटिव ग्रुप जो है ऑन इंटरनेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च जेंडर इम्पैक्ट प्लेटफॉर्म होस्ट किया है इन्होंने एक इंटरनेशनल रिसर्च कॉन्फ्रेंस ऑन फ्रॉम रिसर्च टू इम्पैक्ट टूवर्ड जस्ट एंड रेजिलियंट एग्रो फूड सिस्टम। ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर और फार्मर्स वेलफेयर के अंदर। फॉर्मली इसको हम इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च भी बोलते हैं। 1929 में एस्टेब्लिश हुआ था एज अ रजिस्टर्ड सोसाइटी अंडर द सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 इन परसुएशंस ऑफ द रिपोर्ट ऑफ द रॉयल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर। फंक्शन किसका है, एपेक्स बॉडी है जो कोऑर्डिनेट करता है, गाइड करता है, मैनेज करता है रिसर्च और एजुकेशन किसमें, एग्रीकल्चर में, जैसे कि आपका हो गया हॉर्टिकल्चर हो गया, फिशरीज हो गया और एनिमल साइंस हो गया पूरे देश में। दूसरी इंफॉर्मेशन जो है इसके हमारे पास टोटल 113 ICR इंस्टीट्यूट है और 74 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज हैं जो पूरी कंट्री में है। तो ये लार्जेस्ट नेशनल एग्रीकल्चरल सिस्टम होगा वर्ल्ड में। ICR के कुछ रूल हम देखते हैं और हम पढ़ते हैं कि क्या क्या फंक्शन होते हैं रोल के, सॉरी रूल नहीं रोल। ओके, सो क्रॉप वेराइटीज की रोल जो है ग्रीन रिवॉल्यूशन में डेवलप कर रहा है नई हाई यील्डिंग वेराइटीज क्रॉप्स की, जैसे कि राइस वेराइटीज की बात करें जया, ये पहली राइस वेराइटी थी जो भारत में रिलीज हुई थी। जया के बाद फिर स्वर्णा आती है, फिर पूसा बासमती आती है 1121, वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट बासमती राइस ये है एटसेट्रा, पूसा बासमती जिसको 1121 भी बोलते हैं। वीट की जो वेराइटीज है HD 2967 है और DWD 187 है। फ्रूट की जो वेराइटीज है वो भाई है आम्रपाली
पोमीग्रेनेट और भगवा। सीड प्रोग्राम्स, ICAR ने डिपॉजिट किया सीड्स किसमें, इन द स्वलबार्ड ग्लोबल सीड वॉल्ट एज सेफ्टी डुप्लीकेट्स। जीनोमिक्स हेल्प करता है एस्टेब्लिश करने के लिए नेशनल जीन बैंक न्यू दिल्ली में, सेकेंड लार्जेस्ट जीन बैंक है पूरे वर्ल्ड में। ICAR ने पार्टनरशिप की है ग्लोबल जीनोम सीक्वेंसिंग ऑफ राइस, व्हीट, टोमेटो एंड पोटैटो, और इंडिपेंडेंटली सीक्वेंस किया है जीनोम अभी तक हमने पिजन पी का, जूट का, मैंगो का, फिशेस का। प्रमोट किया है क्लाइमेट स्मार्ट फार्मिंग, रेन वाटर हार्वेस्टिंग करके, क्लाइमेट रेजिलिएंट वेराइटीज करके, जैसे कि रति ML365, पिजन पी, BRG1, BRG2, BRG5 और हाइड्रोपोनिक क्रॉपिंग। बायोटेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस, बायोफोर्टिफाइड क्रॉप्स जैसे कि सोलरपुर लाल फर्स्ट बायोफोर्टिफाइड पोमीग्रेनेट वेराइटी, ग्राउंडनट गिरनर 4 and 5, पूसा 00 मस्टर्ड 31 फर्स्ट कैनोला क्वालिटी इंडियन मस्टर्ड वेराइटी एटसेट्रा, ताकि जो मेल न्यूट्रिशन है उसको हम क्या कर सके, टैकल कर सके। ओके, इसने डेवलप किया है पूसा डिकम्पोजिटर फॉर in-situ and ex-situ क्रॉप रेसिड्यूज डिकम्पोजिशन टू मिटिगेट रेसिड्यू बर्निंग प्रॉब्लम्स। इंडिया ने डेवलप किया है पहला क्लोन बफेलो वर्ल्ड और प्रथम द फर्स्ट इन विट्रो फर्टिलाइज्ड बफेलो काफ। ठीक है, अब यहाँ पे कंसल्टेटिव ग्रुप क्या है, इंटरनेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च के बारे में, ये 1971 में एस्टेब्लिश हुआ था। एक स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप है डोनर की जो सपोर्ट करता है 15 इंटरनेशनल रिसर्च सेंटर जो कोलैबोरेशन में काम करते हैं गवर्नमेंट की, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन के और प्राइवेट बिजनेसेस के। CGIAR जो है वो ग्लोबल रिसर्च पार्टनरशिप है फॉर फूड सिक्योर फ्यूचर डेडिकेटेड टू ट्रांसफॉर्मिंग फूड लैंड। ओके, एंड वाटर सिस्टम इन क्लाइमेट क्राइसिस। 5 इम्पैक्ट एरिया है जिसपे ये क्या करता है, फोकस करता है, जैसे कि आपका न्यूट्रिशन, हेल्थ और फूड सिक्योरिटी आ गया, पॉवर्टी रिडक्शन, लाइवलीहुड्स और जॉब्स आ गया, जेंडर इक्वालिटी, यूथ एंड सोशल इंक्लूजन्स, क्लाइमेट अडेप्टेशंस एंड मिटिगेशंस, एनवायरमेंटल हेल्थ एंड बायोडाइवर्सिटी। सो माइनिंग और इंडस्ट्री, माइंस और मिनरल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट 2023। रिसेंटली क्या हुआ है, पार्लियामेंट ने पास किया है माइंस और मिनरल डेवलपमेंट और रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल। सो ये अमेंड करेगा इसको, माइंस और मिनरल्स डेवलपमेंट और रेगुलेशन एक्ट 1957 का जो एक्ट है उसको। ठीक है, MMDR जो है वो कॉम्प्रिहेंसिवली अमेंड हुआ था 2015 में, ताकि बहुत सारे इसमें रिफॉर्म्स हम लाए मिनरल सेक्टर में, जैसे कि डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन हमारा बन सके, नेशनल मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट बन सके। ये जो एक्ट था फर्दर अमेंड हुआ था फिर 2016 में, 20 में, 21 में, ताकि फर्दर रिफॉर्म यहाँ पे लाए जा सके सेक्टर में, जैसे कि रिमूव कर सके डिस्टिंक्शन बिटवीन कैप्टिव एंड मर्चेंट माइंस, रिमूव कर सके रेस्ट्रिक्शन ऑन द ट्रांसफर ऑफ मिनरल कंसेशन। की फीचर्स क्या है इस एक्ट के, देख लेते हैं। देखिए की फीचर जो है इस एक्ट के कि इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सप्लोरेशन लाइसेंस फॉर डीप सीटेड एंड क्रिटिकल मिनरल्स। लाइसेंस है टू अंडरटेक रिकॉग्नाइजेंस एंड प्रोस्पेक्टिंग ऑपरेशंस फॉर क्रिटिकल और डीप सीटेड मिनरल्स, जैसे कि कुछ मिनरल्स ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा डेप्थ में होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऑक्शन भी लिया गया है, एक्सप्लोरेशन लाइसेंस भी दिया जाएगा ऑक्शन के थ्रू फॉर मिनरल स्पेसिफाइड इन द 7th शेड्यूल ऑफ द MMDR एक्ट। 7th शेड्यूल की बात करें तो वो 29 मिनरल कंटेन करता है, जिसमें लिथियम बेयरिंग, कॉपर जो है बेयरिंग, पोटैश और जिंक बेयरिंग मिनरल्स भी हमारे अवेलेबल है। ठीक है, ओके, सो वैलिडिटी किसका है, EL का, जो कि इशूड है किसके लिए, 5 years के लिए। यहाँ पे हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं इसको 2 साल के लिए और एक्सटेंशन करने के लिए, और ये स्टेट गवर्नमेंट पे अप्लाई हो सकता है। माइनिंग लीज, ब्लॉक्स एक्सप्लोर्ड बाय द लाइसेंस, वो ऑक्शन होंगे माइनिंग लीज के लिए विद इन द प्रिस्क्राइब्ड टाइमलाइन विच विल फेच बेटर रेवेन्यू टू द स्टेट गवर्नमेंट। एक्सप्लोरेशन एजेंसी जो है शेल बी एंटाइटल्ड टू अ शेयर इन द ऑक्शन प्रीमियम पेबल बाय द माइनिंग लीज होल्डर। सो यहाँ पे क्या ओमिशन होगा 6 मिनरल का फ्रॉम द लिस्ट ऑफ 12 एटॉमिक मिनरल्स। ओमिटेड मिनरल जो है बैरिल और दूसरे बैरिलियम बेयरिंग मिनरल्स, लिथियम बेयरिंग मिनरल्स, नायोबियम बेयरिंग मिनरल्स, टाइटेनियम बेयरिंग मिनरल्स एंड और
एंड टेंटेलियम बेरिंग मिनरल्स एंड जिरकोनियम बेरिंग मिनरल्स एंड ओर्स। फॉर्मेशन किसका? मिनरल्स का। अगर हम लिस्ट देखें, लिस्ट किसकी देखें, 12 एटॉमिक मिनरल्स जो स्पेसिफाइड है आपके पार्ट बी जो है फर्स्ट शेड्यूल का टू द एमएमडीआर एक्ट, तो ये प्रपोज करता है ऑमिट करने के लिए 6 मिनरल को, जिसको हम इन्फोग्राफिक भी बोलते हैं, रेफर टू इन्फोग्राफिक। ये मिनरल जो है बहुत सारे इनके एप्लीकेशंस है, स्पेस इंडस्ट्री में यूज होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज होते हैं, कम्युनिकेशंस में यूज होते हैं और क्रिटिकल है फॉर नेट जीरो एमिशन कमिटमेंट ऑफ इंडिया। सो ओपनिंग टू प्राइवेट सेक्टर, इंक्लूजन जो है मिनरल्स का इन द लिस्ट ऑफ एटॉमिक मिनरल, ये क्या करेगा? रिजर्व करेगा किसको? उनकी माइनिंग को, और एक्सप्लोरेशन किसका? सरकार की एंटिटीज का। अपॉन रिमूविंग दीज मिनरल्स फ्रॉम द सेड लिस्ट, एक्सप्लोरेशन और माइनिंग जो है इन मिनरल्स की विल ऑल्सो बी ओपन अप फॉर द प्राइवेट सेक्टर, empowering the central government to exclusively auction mineral concessions for critical minerals। रोल है यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट का। अमेंडमेंट जो है एम्पावर कर देता है सेंट्रल गवर्नमेंट को एक्सक्लूसिवली ऑक्शन करने के लिए इन माइनिंग लीजेस को और कॉम्पोजिट लाइसेंस फॉर सर्टेन क्रिटिकल मिनरल्स लिस्टेड इन न्यू पार्ट डी ऑफ द फर्स्ट शेड्यूल ऑफ द एमएमडीआर एक्ट। पार्ट डी जो है फर्स्ट शेड्यूल का इंक्लूड्स करता है क्रिटिकल मिनरल, जैसे कि टंगस्टन आते हैं, इसमें कैडमियम आते हैं, मिनरल्स आते हैं ऑफ द रेयर अर्थ ग्रुप, फर्टिलाइजर मिनरल्स और मिनरल्स बीइंग रिमूव्ड फ्रॉम द लिस्ट ऑफ एटॉमिक मिनरल्स। रोल किसका आता है? स्टेट गवर्नमेंट का। इवन दो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो कंडक्ट करेगा ऑप्शन को, माइनिंग लीज या फिर कंपोजिट लाइसेंस जो है इन मिनरल्स के लिए टू द सक्सेसफुल बिडर्स विल ओनली बी ग्रांटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट के अंडर आता है, तो यहाँ पे क्या होगा? स्टेट गवर्नमेंट ही यहाँ पे ऑक्शन जो है वो यहाँ पे क्या करेगी? प्रोवाइड करेगी। ऑलराइट, ऑक्शन जो है प्रीमियम और दूसरे जो स्टैट्यूटरी पेमेंट है शेल कंटिन्यू टू बी रिसीव्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, और ये कौन रिसीव करेगा? स्टेट गवर्नमेंट इसको क्या करेगा? रिसीव करेगा। ऑलराइट, क्रिटिकल मिनरल्स, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस ने रिलीज किया है अपनी फर्स्ट एवर रिपोर्ट किसका? ऑफ द कंट्री ऑन क्रिटिकल मिनरल्स फॉर इंडिया। ये मिनिस्ट्री जो है माइन है, इसने कॉन्स्टिट्यूट किए कमेटी ताकि जो आइडेंटिफिकेशन हो क्रिटिकल और स्ट्रैटेजिक मिनरल्स का। इस लिस्ट में आते हैं आपके 30 क्रिटिकल मिनरल्स, जिसमें 17 रेयर अर्थ एलिमेंट आते हैं और 6 प्लैटिनम ग्रुप एलिमेंट आते हैं। जो रेयर अर्थ एलिमेंट है उसमें 15 लैंथेनाइट्स है, एटॉमिक नंबर 57 है, विच इज लैंथनम 271 इन द पीरियोडिक टेबल, प्लस सेंडियम आता है जिसका एटॉमिक नंबर 21 है, एंड यट्रियम 39। REE जो है वो क्लासिफाइड है एज लाइट REE एंड हेवी REE। क्रिटिकलिटी जो है मिनरल का वो जज है मेनली बाय 2 पैरामीटर्स। सो लिस्ट सर्व करेगा एज अ गाइडिंग फ्रेमवर्क फॉर पॉलिसी फॉर्मुलेशन। तो ये लिस्ट है तो उसी के अकॉर्डिंग क्या है, सरकार के लिए थोड़ा सा इजी हो जाएगा पॉलिसी फॉर्म करना, स्ट्रैटेजिक प्लानिंग करना और इन्वेस्टमेंट के डिसीजन बनाना माइनिंग सेक्टर में। क्रिटिकलिटी जो है मिनरल्स का इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस देखते हैं। देखिए, डिसरप्शन पोटेंशियल है इनका, सब्स्टिट्यूटेबिलिटी इंडेक्स है, GWA मल्टीप्लायर स्कोर है, क्रॉस कटिंग इंडेक्स है। फिर उसके बाद सप्लाई रिस्क, गवर्नमेंट ने वेट किया है मिनरल कंस्ट्रक्शन को, एंड ऑफ लाइफ रिसाइकलिंग रेट्स, इंपोर्ट रिलायंस एंड सेल्फ सफिशिएंसी, सब्स्टिट्यूटेबिलिटी इंडेक्स। ओके, तो अब यहाँ पे आता है कि क्रिटिकल मिनरल्स क्या होते हैं। क्रिटिकल मिनरल्स एक्चुअली में वो एलिमेंट होते हैं जो बिल्डिंग ब्लॉक्स है एसेंशियल मॉडर्न डे टेक्नोलॉजी का। जैसे आज की जो टेक्नोलॉजी है मॉडर्न डे टेक्नोलॉजी, उसको क्या होते हैं, उसको बिल्ड करने में ये यूज आते हैं और एट रिस्क ऑफ सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन। फॉर एग्जांपल जैसे एंटीमोनी है, बेरिलियम है, बिस्मुथ है, कोबाल्ट है, कॉपर है, एटसेट्रा। इंडिया के पास मेजर इंपोर्ट सोर्सेज जो हैं वो कोबाल्ट जो है हमारे पास आता है चाइना से, US और जापान से। लिथियम हम लेते हैं चिले से, रशिया से, चाइना से। निकल हम लेते हैं स्वीडन से और चाइना से। ये जो मिनरल हैं दे आर नाउ यूज एवरीवेयर फ्रॉम मेकिंग मोबाइल फोन, इसमें मोबाइल फोन भी बनते हैं, कंप्यूटर्स टू बैटरीज बनती है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनते हैं, ग्रीन टेक्नोलॉजीज बनती है जैसे कि सोलर पैनल्स है, विंड के टर्बाइन से, ये सब बनते हैं। बेस्ड ऑन देयर इंडिविजुअल नीड्स और स्ट्रैटेजिक कंसीडरेशन, डिफरेंट कंट्रीज जो है क्रिएट करती है अपनी खुद की लिस्ट।
कुछ इनिशिएटिव लिए हैं विद रिस्पेक्ट टू क्रिटिकल मिनरल्स, इंडियन ऑस्ट्रेलियन क्रिटिकल मिनरल इन्वेस्टमेंट पार्टनरशिप। ये क्या करेगी भाई, ये जो पार्टनरशिप है ये बिल्ड करेगी नई सप्लाई चेन अंडरपिन्ड बाय क्रिटिकल मिनरल्स प्रोसेस इन ऑस्ट्रेलिया। मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप, इंडिया ने ज्वाइन किया है मिनरल्स सिक्योरिटी पार्टनरशिप, जो एक यूएस लेड कोलैबोरेशन है 14 कंट्रीज का। इनका एम क्या है कि इनको कैटेलाइज करना है पब्लिक और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को क्रिटिकल मिनरल सप्लाई चेन में ग्लोबली। सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव, इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया अनवील्ड SCRI टू एनहांस द रेजिलियंस ऑफ सप्लाई चेन्स टू इंडो पैसिफिक रीजन एंड रिलायंस ऑन चाइना। ऑफशोर एरियाज मिनरल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट 2023। रिसेंटली क्या हुआ है, ऑफशोर एरिया मिनरल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल आया है 2023 का, ठीक है। उसने एक प्रेसिडेंट से क्या हुआ है, रिसीव किया एसेंट। एक्ट हैज अमेंडेड द ऑफशोर एरियाज मिनरल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 2022। प्रोवाइड करता है डेवलपमेंट और रेगुलेशन किसका, मिनरल रिसोर्सेज का। बेसिकली किसमें, जो वाटर टेरिटोरियल वाटर में है, कंटिनेंटल शेल्फ में है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन और दूसरी जो मैरीटाइम जोन है इंडिया में। तो ऑफशोर मिनरल रिसोर्सेज जो है वो उनको यूनियन रेगुलेट करता है। ऑफशोर माइनिंग एक प्रोसेस है जिसमें हम मिनरल डिपॉजिट्स को रिट्रीव करते हैं डीप सी बेड से एट अ डेप्थ ऑफ मोर देन 200 मीटर्स। इसमें कुछ एक्ट में कुछ की चेंजेस हुए हैं, अब देखिए है ऑफशोर एरियाज मिनरल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 2002। लाइसेंस क्या है, डिफरेंट लाइसेंस इसके लिए मिला है फॉर रिकनाइसेंस, एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन, ठीक है। और वैलिडिटी जो है, प्रोडक्शन लीज जो है वो 30 साल के लिए दी जाएगी, फर्दर रिन्यू होगी अप टू 20 ईयर्स। ऑक्शन प्रोसेस प्रोवाइड करता है फॉर द ग्रांट ऑफ कंसेशन टू एडमिनिस्ट्रेटिव एलोकेशन माइनिंग इन रिजर्व एरियाज, अलाउ करता है गवर्नमेंट को रिजर्व करने के लिए ऑफशोर एरियाज जो दैट आर नॉट हेल्ड अंडर एनी ऑपरेटिंग राइट। ऑफशोर एरियाज मिनरल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट 2023। कंपोजिट लाइसेंस for granting rights for exploration as well as production. Production lease under a composite license will be valid for 50 years. Provide करता है 2 types of operating rights to the private sector by competitive bidding. Okay, with production lease and composite license allow करता है administrative authority को कि वो एक composite license जो है वो grant करे या फिर production करे lease का to the government और a governmental company. न्यू प्रोविजंस क्या है इस एक्ट में, माइनिंग किसका, एटॉमिक मिनरल्स का, एक्सप्लोरेशन होगा, प्रोडक्शन कंपोजिट लाइसेंसर, उनको क्या दिया जाएगा, विल बी ग्रांटेड ओनली टू द गवर्नमेंट और गवर्नमेंट कंपनीज, ठीक है। तो ये या तो जो सरकारी कंपनीज हैं उनको ही ग्रांट होगा या सरकार को। ऑफशोर एरियाज मिनरल ट्रस्ट मैनेज करेगा फंड अंडर द पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया दैट विल बी नॉन लैप्सेबल इन नेचर। फंड जो है यूज होंगे सिर्फ एक स्पेसिफाइड पर्पस के लिए, जैसे कि एक्सप्लोरेशन इन ऑफशोर एरियाज में। तो यहाँ तक ये पूरा कवर हो चुका है। आप प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।